तो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि ये है आपकी रिएक्शन, जिसमें पानी के साथ ये चीज रिएक्ट कर रही है और वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये देखिए वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्टेंट जब भी रिएक्ट करेगा तो खत्म ही होगा ना। इसको आप इधर देखिए, वक्त गुजरता है जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होता रहता है, रेड लाइन देखिए, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्रोडक्ट बढ़ता चले जाता है। और पॉइंट पॉइंट पर इन्होंने कुछ रीडिंग दे रखी है कि भाई पहले इतना था, जैसे जैसे वक्त गुजरा कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली गई, और हर पॉइंट पे हमने जो है ना उसका रेट ऑफ रिएक्शन या कहे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। ये देखिए इसकी पूरी श्रृंखला दे रखी है कि हर पॉइंट पे कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन है। देखेंगे ना इस चीज को आप तो गौर करेंगे कि शुरू में ज्यादा थी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ज्यादा थी शुरू में, क्योंकि रिएक्टेंट था बहुत ज्यादा। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता चला गया और साथ ही साथ रिएक्शन भी स्लो हो गई। देख रहे हैं ना, लास्ट में आते आते बहुत स्लो हो गई है रिएक्शन, लगभग 4 गुना स्लो हो गई है। इसी चीज को ग्राफ में ऐसे दिखा देंगे, वक्त के साथ रिएक्शन स्लो हो गई। आगे देखिए बोल रहे हैं कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस वाले रिएक्शन का, तो कैसे लिखोगे? ये Hg जो है रिएक्टेंट है, तो इसको आप माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। इसी चीज को आप ये भी तो लिख सकते हो कि क्लोरीन भी खत्म हो रहा है, तो क्लोरीन को खत्म होते हुए भी दिखा देंगे आप, ठीक है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पर यूनिट टाइम। और देखिए एक और तरीके से इस चीज को आप लिख सकते हैं, पता है कैसे? कि प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, जो बन रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ही बदलाव आया है पर यूनिट टाइम, ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होगा, ठीक है, पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि बढ़ रहा है आपका प्रोडक्ट। इसी चीज को देख लिए इस वाले रिएक्शन में, अगर आप करना चाहे तो सेम चीज कर दीजिए, बस यहाँ का जो कोएफिशिएंट है ना वो नीचे डिवाइड करना मत भूलिएगा। ऐसा होता है, ये चीज जो है एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगी थी कि ऐसी चीज होती है जिसका कोएफिशिएंट जहां पे होता है ना उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है, तब वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी बस आपको याद रखने की जरूरत है। और इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर ज्यादा है रिएक्टेंट, मतलब कि इसकी कमी जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन में इतना बदलाव नहीं डालेगी, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो बदलेगा ना तो उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर डिवाइड कर रखा है 2 से, कि ये बदलेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन पर उसके मुकाबले सिर्फ आधा ही बदलेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये होता क्यों है, ये चीज आपको जब सोचेंगे ना गौर से बिल्कुल तब आपको समझ में आएगा। और वैसे आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ये समझिए कि एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ है, वरना आप लोग आप जो है प्रोडक्ट कितना बदला बना पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पर यूनिट टाइम, ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। वैसे ही आप जो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं इसे। ये सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन है, आप जैसे चाहें उसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या फिर बदलाव प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, सब बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के ही। फिर आगे बोल रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बदलाव ला सकती हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। शुरू में बात करी थी, टेम्परेचर से बदलाव आता है, कैटलिस्ट से बदलाव आता है, और कॉन्सेंट्रेशन में अगर बदलाव आ रहा है रिएक्टेंट के उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। सबसे पहले बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बन रहा, कितना है हमारे पास या कितना नहीं है, उससे रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट जितना कम उतनी स्लो रिएक्शन होने वाली है। तो हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, इसी के ऊपर बात करेंगे रेट लॉ के एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। और रेट लॉ का एक्सप्रेशन बहुत ही बेसिक सा है, बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ये दोनों है रिएक्टेंट ए और बी, बना रहे हैं प्रोडक्ट सी और डी, और ये इसके पास इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल है ना इसके, ए के बी के सी के और डी के, ये सब दिखाने के लिए स्मॉल से दिखा रखा है, स्मॉल लेटर से। बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो रेट आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट कौन से ए और बी, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ए और बी ज्यादा अमाउंट में ज्यादा रेट है, कम है तो कम है रिएक्टेंट, अगर कम है तो रेट भी कम है आपका। जहां पर एक्स और वाई क्या है, ये इसके ऊपर के जो एक्सपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, ये क्या हो सकता है, ये छोटे वाले ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे इन छोटे वाले और ए और बी के बराबर ही होते हैं, कभी कभी नहीं होते, वो हम जान लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। रिएक्टेंट एक है तो उसी की कॉन्सेंट्रेशन, अगर दो है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, अगर तीन है तो तीनों की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो लगाना पड़ेगा आपको एक कांस्टेंट, तो एक के लगा देते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है।
और ये चीज समझिएगा, रेट कांस्टेंट जिसका होता है हाई, वो आमतौर पे उसका जो है ना उस रिएक्शन का नेचर ही होता है फास्ट, बहुत तेजी से होता है वो रिएक्शन। अगर किसी का रेट कांस्टेंट है कम तो स्लो स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसी रेट को जो है हम ये तो लिख सकते हैं ना माइनस डी आर बाई डी टी, मतलब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का कम होना पर यूनिट टाइम, ये इधर लिख देंगे, ये बराबर है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई के, बस बात खत्म। यही है आपका रेट लॉ इक्वेशन। और इस रेट लॉ की इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और जान सकते हैं भाई कि कोई भी रिएक्टेंट हो रहा है तो कितनी स्पीड से हो रहा है, और अगर उसमें रिएक्टेंट कम होंगे तो बाद में आके कितनी स्पीड कम हो जाएगी, सब पता लगेगा इससे हमें। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए कि एक रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब NO जब प्लस होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो बनाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। इसके अंदर इन दोनों का अगर आप रेट लॉ निकालेंगे तो रेट लॉ इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रेट बराबर होगा कि NO की पावर, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, NO की पावर 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ 2 ही लगाएंगे। और O2 की पावर क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो ये हमने बना दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी पावर्स जो है दोनों की अगर ऐड करो तो क्या हो रहा है 2 + 3, तो ऑर्डर आ गया 3, ठीक है। इसको हम ऑर्डर बोल देंगे। ये दोनों के कोएफिशिएंट को अगर आप ऐड कर दोगे ना, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसकी पावर, ये यहाँ पर जो 2 था और यहाँ पर जो 1 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो 3 आया ना, यही होते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें अभी बताता हूँ क्या पता लगता है। मान लें कि NO जो है, NO पहले था इतना मान लिए और O2 था इतना, जिससे हमें क्या पता चलता था कि स्पीड है इतनी रिएक्शन होने की। देखिए स्पीड है मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब बोलते हैं कि NO को आप डबल कर दिए तो क्या होना चाहिए, जब एक की कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर दें तो जैसा कि मैंने बताया प्रोपोर्शनल होता है ना, ज्यादा सामग्री लाएंगे ज्यादा ज्यादा स्पीड होगी आपकी रिएक्शन की। तो हमने डबल कर दी है NO, तो क्या स्पीड डबल हो जानी चाहिए इसकी, जवाब ही नहीं, डबल नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा सीधे। 4 गुना इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस पे इसकी पावर थी 2, तो इसमें डबल करेंगे तो 2 की पावर होता है क्या 2, 2 की पावर 2 मतलब के 4, तो 4 गुना स्पीड हो जाएगी यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि उसे इतना ही रहने देंगे, O2 को डबल कर देंगे तो सिर्फ डबल ही होगी रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए क्योंकि इसकी पावर थी 1, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, तो डबल ही स्पीड होगी। ये चीजें एक्सपेरिमेंट के साथ पता लगी हैं, इसलिए हमें पता चला कि भाई NO की पावर 2 रखिए, O2 की पावर 2 रखिए, जो कि इत्तेफाक से इसके कोएफिशिएंट के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, लगभग हमेशा ही। कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ इसमें कोएफिशिएंट को मत रख देना, यहाँ पर जो है ना इसकी पावर ये है इसकी पावर ये है, मतलब कि ऑर्डर ये है, ठीक है। अब देखिए दोनों को अगर डबल डबल कर दूं तो सोचिए जरा, NO की जगह पे मैं रख दूंगा 2 और O2 की जगह पे भी रख दूंगा 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और इसकी पावर 2 मतलब के मतलब 2 ही रहा, तो 4 और 2 हो गया 8, 8 गुना बढ़ जाएगा। सोचिए जरा, दोनों को करने के बाद 8 गुना बढ़ गया है आपका, और हमें दिख भी रहा है कि 8 गुना बढ़ गया है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि ऑर्डर 3 है ना, मतलब कि इन दोनों को आपने बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया आपने, तो उसका क्यूब कर दिया आप। 2 की 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 टाइम्स हो गई स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है रेट लॉ इक्वेशन इतना काम आता है। उससे पता चलता है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन जो है आप बढ़ाएंगे तो कितनी ज्यादा स्पीड में बदलाव आएगा। NO को बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, O2 को बढ़ाएंगे तो इतना ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये सब हमें एक्सपेरिमेंट के साथ पता लगता है, और साथ ही साथ ज्यादातर इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट ही हमें इसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक मैं एग्जांपल बताऊं कि देखिए ये है आपका एक रिएक्शन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन देखिए ऊपर वाली, ठीक है। इसके अंदर Cl की कॉन्सेंट्रेशन, Cl का जो है कोएफिशिएंट देखिए 1 है, जबकि इसका अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन बनाऊंगा ना तो आएगा रेट बराबर के, पहला वाला जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर देखिए हाफ ले रखा है, जबकि यहाँ तो 1 है, तो 1 आना चाहिए था ना। तो जवाब है कि जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंट में जब करा तो ये हाफ के बराबर आ रहा था, तो बस हाफ लिख दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता हमेशा हो ऐसा, ज्यादातर पर ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए दूसरे वाले में भी इसकी जो है इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन जो है इसके पावर 1 होनी चाहिए थी रेट लॉ इक्वेशन के अंदर, तो 1 है क्या, 1 है, बिल्कुल है, इसका तो है। O2 की पावर 1 होनी चाहिए थी बिल्कुल, पर यहाँ पे 0 है O2 की पावर, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी आपका डिफर करता है थोड़ा सा, इसमें डिफरेंट है पावर, ठीक है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है कोएफिशिएंट के अलावा, कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट के अलावा कुछ और है यहाँ पे पावर लगी हुई है आगे, ठीक है। तो ये भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका कोएफिशिएंट ही हो ऑर्डर। आगे बोल रहे हैं रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड
बाय मैरली लुकिंग एट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोल रहे हैं कि खाली आप केमिकल इक्वेशन को देख कर ये नहीं बता सकते इसका रेट, इसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ठीक है। ऑर्डर आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, ऑर्डर तो पता लगता है खाली एक्सपेरिमेंट से। बस ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि भाई जो कोएफिशिएंट होता है ना वही होता है आपका यहाँ पे, उसके ऑर्डर भी उसी के बराबर होता है, उन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन, रेट लॉ की इक्वेशन, ये आप जो है पता नहीं लगा सकते खाली रिएक्शन को देख के, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट से ही बताते हैं। सब कुछ लिख लोगे, बस इसकी पावर क्या लगानी ये नहीं पता होगा आपको, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगने वाला है। पर ज्यादातर जैसे कि मैंने बताया कोएफिशिएंट को ही लिख लो यहाँ पे, उससे भी काम चल जाता है, कभी कभी काम नहीं करता वो। आगे बोले थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कि आपको पता करना पड़ेगा उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके, थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते उस चीज को। आगे बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रहा रेट लॉ का इक्वेशन, यहाँ पे ए की पावर जो भी है वो और बी की पावर जो भी है वो, मतलब एक्स और वाई इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऑर्डर आ जाएगा आपका। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वही होता है जो प्रोडक्ट होता, जो इसकी पावर होती है इन दोनों की, उनको ऐड कर दोगे, एडिशन करने के बाद जो आएगा वही होता है आपका रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आगे बोल रहे हैं भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट निकालना बड़ा ही आसान है, आपको रेट लॉ की इक्वेशन पता है, ए और बी इन दोनों को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, रेट बराबर था मोल पर लीटर पर सेकंड के, और ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ है बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, दोनों को एक ही मान लेते हैं ना, रिएक्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की पावर कुछ है, ऑर्डर है उसका कुछ, ऑर्डर लिख दिया वहां पर, मान लिया जीरो ऑर्डर है तो जीरो लिख दिया, वन फर्स्ट ऑर्डर है तो वन लिख दिया, सेकंड ऑर्डर है तो टू लिख दिया, सबको डिवाइड करने की कोशिश करिए। और कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो हमने इसको काटा, तो काटने के बाद आया आपका क्या, जीरो ऑर्डर के लिए आया आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया पर सेकंड खाली, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन घट गया, ठीक है, पर सेकंड आया। वैसे ही आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया पर मोल लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको निकालने आना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, पता होना चाहिए ये चीज आपको। आगे बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, बहुत ही आसान चीज है, कोई भी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं जिससे कि रिएक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बात खत्म, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये वाला पहला देखिए, खाली एक मॉलिक्यूल है, वो दो मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, अब आप सोचोगे भाई इसमें कुछ टकराएगा ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है, तो जवाब है इसका मॉलिक्यूलरिटी वन ही होगी, सही है सोचा आपने, एक ही है इसकी मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। दूसरे वाले में देखिए, दो है एच आई जो टूट रहा है एच टू में और आई टू में, सीधे दिख रहा है भाई दो एच आई के मॉलिक्यूल होंगे, तो दो मॉलिक्यूल, दो हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्योंकि दो टकराएंगे आपस में, तो हो गया ये आपका बाय मॉलिक्यूलर। आगे आपका देखिए 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गई दो NO का मॉलिक्यूल एक O2 का मॉलिक्यूल, मतलब तीन मॉलिक्यूल, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई तीन, तीनों टकराएंगे और बनाएंगे रिएक्शन से कुछ भी क्या NO2 ही बनाएंगे। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। आगे पर देखिए ये चीज भी हमेशा काम नहीं आती, इसके अंदर बताना जरा क्या है मॉलिक्यूलरिटी, तो आप सोचोगे भाई ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा 6 मॉलिक्यूल और ये रहा 3 मॉलिक्यूल, ये सब मिला के रिएक्टेंट कितने हो गए 10 मॉलिक्यूल के, तो क्या 10 के 10 आपस में टकरा के रिएक्शन कर रहे हैं, जवाब नहीं, नहीं कर रहा है। इसे आप देखकर नहीं बता सकते कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, और ना कोई जानने की कोशिश भी करता, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एक स्टेप में नहीं होता, ये सेवरल स्टेप्स में होता है। इसी से आपके लिए एक नई चीज है सीखने को, कि जो एक स्टेप में हो जाए रिएक्शन उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक स्टेप में ना हो, दो या तीन या चार या बहुत सारे स्टेप में हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम मॉलिक्यूलरिटी जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पहले स्टेप में मान लीजिए दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, दूसरे स्टेप में मान लो 5 टकराएंगे, तीसरे मॉलिक्यूल में 3 ही टकराएंगे, चौथे में मान लीजिए 2 टकरा रहे हैं फिर से, तो इतने अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की आएगी, ये सब जानने का फायदा क्या, इसलिए हम जानते ही नहीं इसके बारे में कुछ। आगे बोल रहे हैं कि अगर आपको इसकी रेट को निकालना हो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसका रेट कैसे निकालोगे भाई, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, कि एक स्टेप में कोई चीज हो रही हो तो समझ में भी आ रहा है, जो इतने सारे स्टेप में हो रहा है उसका रिएक्शन का स्पीड निकाले कैसे। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि एक रेस हो रही है ये, ठीक है, मतलब यही है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मान लीजिए भागेंगे ये, तो बताइए रेस कितनी देर में खत्म होगी ये कौन तय करेगा। तो आप गौर से समझिएगा, इसमें जो सबसे स्लो भाग रहा होगा ना उस पर तय होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि रेस कितनी देर में खत्म होती है, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि सबसे लास्ट में वही फिनिश करने वाला है रेस को जो सबसे स्लो चल रहा है, ठीक है, तो रेस बताएंगे भाई ये इतनी देर में खत्म हुई है, मान लीजिए 5 मिनट में रेस कब खत्म होगी, जब ये आखिरी वाला प्लेयर 5 मिनट में खत्म कर देगा रेस तब, ठीक है। भले ही पहले वाले प्लेयर ने, पहले वाले रनर ने 1 ही मिनट में खत्म कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेस खत्म कब होगी 5 मिनट बाद, जब वो आखिरी वाला अपने पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वैसे ही होता है रिएक्शन के साथ भी, क्या होता है कि इतने सारे स्टेप होते हैं ना, उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप देखो कि उसकी स्पीड क्या है,
वही स्पीड होगी आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इतने सारे स्टेप जो है सबके रेट ऑफ रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है, खाली उसकी जान लो जो सबसे स्लो है, और वो चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर वो चीज आपको एक्सपेरिमेंट के साथ निकालनी पड़ेगी। आसान नहीं होता, मुश्किल काम है काफी। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि एक रिएक्शन है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आयोडीन जब एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो टूट जाता पानी में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये कैटलिस्ट है, आपको बताया कि रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता ये। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा आपको ये। तो इसके अंदर सोचो कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे नहीं बता सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक स्टेप में नहीं हुआ है, ये दो स्टेप में हुआ है। पहला स्टेप ये रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडीन के साथ मिलके पानी और OI। ठीक है, ये चीज इसने बनाई है, इसको बोलते हैं एक इंटरमीडिएट जो बीच में बन गया। ठीक है, बाद में टूट भी आएगा। फिर एक और होगा नेक्स्ट स्टेप, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और मॉलिक्यूल होगा जिससे यही वाला जो इंटरमीडिएट बना है OI का, ये रिएक्ट करके पानी और ऑक्सीजन देगा और आयोडीन भी देगा। अब देखिए, ये आई नेगेटिव जो था यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था और यहाँ पर निकल भी गया, मतलब कि पूरी रिएक्शन के अंदर वो मिक्स नहीं हो गया है, वो अलग हो गया, अलग से आया था और अलग से निकल भी गया एज अ कैटलिस्ट। अब ये दोबारा तैयार है दूसरे रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए। जबकि आपका जो बीच में था इंटरमीडिएट, जो बीच में बना और बीच में खत्म भी हो गया, बीच में बना भी प्रोडक्ट और बीच में खत्म भी हो गया, यूज भी हो गया, इसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हुई है। अब दोनों में से क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता रखा है, मतलब बुक के अंदर खुद ही बोल रखा है इन्होंने कि एक्सपेरिमेंट के साथ पता लगा कि स्लो जो होता है इसमें से वो था पहला वाला रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी किसका निकालेंगे? पहले पहले वाले रिएक्शन का है, दूसरे वाले का? पहले वाले रिएक्शन का निकालेंगे। तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले का, वो होगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू के H2O2। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसकी पावर 1 ही होगी, 1 होगी 2 होगी? देखिए दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे होनी चाहिए पावर, नहीं नहीं दो नहीं है, एक ही है, पहले वाले स्टेप में तो एक ही है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 और आई नेगेटिव इसकी भी पावर 1। ठीक है, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ गए? और आपको अगर नॉर्मली अगर आप समझते तो सोचते भाई यहाँ पे तो आई नेगेटिव है ही नहीं, खाली H2O2 ही होना चाहिए और उसका भी डिवाइड में करना है 2 से। पर जवाब में है नहीं, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसके अंदर ये वाले का आप निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कहें तो इसी के ऊपर आपको इक्वेशन बनानी है ये वाली। अब आगे यही चीज बता रखी है कि OI जो बीच में बना था उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और आई नेगेटिव वो था आपका जो है जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा रिएक्शन के अंदर, वो था आपका कैटलिस्ट। और पहला वाला स्टेप था स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रेट को डिटरमिन किसने करा? इसी स्लो स्टेप ने करा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखिए कि मॉलिक्यूलैरिटी बराबर होती है रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ द रिएक्शन के, पर कब होती है? सिंपल रिएक्शन या कहें तो एलिमेंट्री रिएक्शन में। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई मतलब नहीं होता मॉलिक्यूलैरिटी का। ठीक है, और ऑर्डर किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑर्डर डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कि आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का। ठीक है, स्लो स्टेप के अंदर, और जो कैटलिस्ट है या फिर जो भी चीज है या फिर कहें तो बीच में जो OI जो बन रहा है वो कितनी फास्ट बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा, और कितनी फास्ट जो आई नेगेटिव वो रिएक्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकता है, तो वही चीज लिख रखा है मैंने, एज वेल एज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन स्पीड, कि इतनी फास्ट इंटरमीडिएट बनता है उस चीज पे भी डिपेंड करता है स्पीड। आगे बोल रहे हैं यही चीज कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन करी जाती है।